Hello everyone. Today we are going to read chapter of history, the making of a global world. So its first topic is the pre-modern world. Pre-modern world मतलब आधुनिक संसार के पहले संसार कैसा था, मॉडर्न वर्ल्ड के पहले। तो व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, वी ऑफन रिफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ इमर्ज्ड सिंस लास्ट 50 ईयर्स और सो। तो हम उस आर्थिक तंत्र की बात करते हैं जो 50 साल या उससे थोड़ा सा पहले सिस्टम बना हुआ था और वही डेवलप हो रहा है तब से। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, लेकिन जैसा कि आप इस चैप्टर में देखेंगे, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। यानी जो आधुनिक संसार आप देख रहे हैं, देशों के बीच में इतनी कम दूरी रह गई है, इतने कम समय में हम लोगों से मिल सकते हैं, दुनिया के लोगों से बातचीत कर सकते हैं किसी भी समय इंटरनेट के माध्यम से। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये किसी लेवल पे, जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ था किसी टाइम पे। तो इसका पुराना इतिहास है अपना व्यापार का, माइग्रेशन यानी प्रवास का, आने जाने का, जिसमें कि लोग खाने की तलाश में, वर्ग की तलाश में और पूंजी कैपिटल की तलाश में और भी चीज़ों की वजह से एक दूसरे जगहों पर आते जाते थे। और जैसा कि हम सोचते हैं कि वैश्विक इंटरकनेक्टेडनेस, यानी जो विश्व आपस में इतनी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है आज के दौर पर, तो इसमें कई देखने योग्य प्रतीक भी हैं। मतलब जैसे कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेज थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज़ इमर्ज्ड। यानी कि हमें समझना पड़ेगा उस समय को जिसमें ऐसा टाइम था, ऐसी परिस्थितियां थीं जो कि डेवलप होकर के आज की परिस्थितियां बनी। तो हमें उस टाइम को समझना होगा कि उस समय क्या कुछ ऐसा हुआ कि आज जा कर के इतना अच्छा डेवलपमेंट है, इतना अच्छा लोगों से हम मिल सकते हैं, इतनी जल्दी बातचीत कर सकते हैं। पहले तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक बात पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता था। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पैरा। ऑल्दो हिस्ट्री, इतिहास में भी, पूरे इतिहास में, ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्टडीली मोर इंटरलिंक्ड। यानी मानव समाज ऐसा समाज था जो बहुत तीव्रता से आपस में जुड़ता चला गया। फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने समय से, ट्रैवलर्स यानी यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थ स्थल में लोग दूर दराज के क्षेत्रों से यात्रा करते थे ज्ञान के लिए, अवसर के लिए और अपने आध्यात्म के लिए और सजा से बच निकलने के लिए। दे कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यूज़, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशन, इवन जर्म्स एंड डिसीजेस। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए सामान, पैसा, मान्यताएं, अपनी निपुणता, अपने विचार, अपनी आविष्कार और यहाँ तक कि छोटे छोटे जर्म्स और बीमारियाँ भी ले जाते थे। एज अर्ली एज 3000 BCE, लगभग ईसा मसीह के 3000 साल पहले, एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया फॉर मोर देन अ मिलेनिया। कौड़ीज फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड दियर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। लगभग 3000 साल ईसा पूर्व जो सक्रिय तटीय व्यापार क्षेत्र था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ था, जिसे आज का वेस्ट एशिया कहते हैं, इनमें व्यापार होता था। और लगभग 1 मिलेनिया कौड़ी, ये करेंसी होती थी पहले, सी सेल्स होता है कौड़ी, ये मालदीव में पाई गई थी। जब चाइना से आप ईस्ट अफ्रीका जाएंगे तब रास्ते में मिलेगा। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिसीज कैरिंग जम्स में बी ट्रेस्ड एज फॉर बैक एज 7th सेंचुरी। यानी लंबी लंबी दूरी में बीमारियों को जम्स के माध्यम से ले जाने का उदाहरण आप 7वीं शताब्दी से समझ सकते हैं। लेकिन 13वीं शताब्दी में
यह एक अनमिस्टेकेबल लिंक बन गया था, मतलब जानबूझ करके लोग इसका उपयोग कर रहे थे। First phase has been completed. Introduction, and we are now going to read topic number 1.1 Silk Routes Link the World। यानी सिल्क रूट जो है वो संसार को कैसे जोड़ता है। तो पहले जानेंगे सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट एक अच्छा उदाहरण है जो कि आधुनिक व्यापार के पहले से मौजूद है और संसार के अलग अलग हिस्सों में सांस्कृतिक तौर पर जुड़ा हुआ है। सिल्क रूट को जो नाम मिला वो चाइना के पश्चिमी महत्व को दर्शाता है, जहाँ पर सिल्क कार्गोज यानी सिल्क से लदे हुए वाहन जो हैं वो उस रूट में जाते थे, इसलिए उन्हें सिल्क रूट कहा जाता है। और इतिहासकारों ने कुछ ऐसे सिल्क रूट्स को ढूंढा है जो ज़मीन पर भी हैं और समुद्र पर भी हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एशिया के क्षेत्र में, और एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हैं। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर क्रिश्चियन इरा, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का अस्तित्व है इनका, और 15वीं शताब्दी तक इनको ढूंढा गया। लेकिन चाइनीज़ पॉटरी जो है, जो चीनी मिट्टी की बनाने की कला है, वो भी उसी रास्ते से फैली और कपड़े और मसाले भारत से और साउथ ईस्ट एशिया से जाते थे और बदले में इन्हीं रास्तों से स्वर्ण और चांदी ये यूरोप से एशिया की तरफ आते थे। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, यानी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हाथों हाथ चला, मतलब ये दोनों चीज़ें होती थीं। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज़, यानी पहले जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो लगभग इसी रूट से यात्रा करते थे, और जो मुस्लिम उपदेशक आए थे कुछ शताब्दियों पहले वो भी इन्हीं रास्तों से आए थे। और इससे भी पहले बौद्ध धर्म जब पूर्वी भारत में उभरा था तो ये इन्हीं रास्तों से हो करके पूरे विश्व में फैला था सिल्क रूट्स के माध्यम से। तो ये सिल्क रूट के बारे में नंबर 1.2 फूड ट्रेवल्स स्पगेटी एंड पोटैटो। जो फूड होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज का उदाहरण होता है, यानी लंबी लंबी दूरी में सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे होता था उसका ये उदाहरण है खाना। जैसे कि हम आज चाइनीज़ भी बना सकते हैं, इटालियन फूड भी खा लेते हैं। तो ये हमें कैसे पता? ये हमें ऐसे ही पता जब हमारे यहाँ से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति बाहर गया, उसने वहाँ पर खाना खाया, उसके बारे में जानकारी ली, फिर अपने विचार यहाँ पर ला करके उसने वैसा खाना बनाने की कोशिश की। और अब तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप कहीं पर जा कर के वहाँ के खाने के बारे में जानें। आप तो सीधे नेट पर सर्च कर सकते हैं कि कोई भी देश का खाना कैसे बनता है, आप उसको घर पर ट्राई कर सकते हैं उसकी रेसिपी। तो अब तो इतना कंजस्टेड हो गया है सब कुछ कि आप चुटकी में पता कर सकते हैं। लेकिन पहले इन सब के लिए दूसरे देश में क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए उस देश में जाना होता था और उसके बारे में पर्सनल अनुभव लेना होता था, फिर उसको लिखना होता था, लोगों तक पहुंचाना होता था, तब जा कर के ये सब कुछ कल्चरल एक्सचेंज होता था। वहाँ कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसा खाना खाया जाता है, ये सब कुछ होता था। व्यापारी और यात्री जो थे वो नई नई फसलें जो हैं जिन भी जगहों पर जाते थे वहाँ से नए नए विचार लाते थे और अपने विचार वहाँ ले जाते थे। तो हर यहाँ तक कि जो रेडी फूड स्टफ होता है, यही जो जंक फूड वगैरह होता है, ये भी कॉमन ऑर्गन से है। कॉमन ऑर्गन से मतलब इसमें भी ये पता नहीं है कि किस जगह से एग्जैक्टली वो खाने की स्टार्टिंग हुई। जैसे कि आप स्पगेटी और नूडल्स ले लीजिए। ऐसा माना जाता है कि नूडल्स जो हैं वो चाइना से पश्चिम की तरफ फैले, मतलब फैले का मतलब ये है कि स्पगेटी का उपयोग इस तरीके से हुआ और इसे नूडल्स को ही स्पगेटी कहा गया। या फिर शायद अरब व्यापारी जो थे वो पास्ता को 15वीं शताब्दी में सिसिली में लाए, जो कि एक आइसलैंड है अब इटली में। ऐसे ही फूड्स कुछ भारत में हैं और जापान में हैं। इसलिए सच्चाई इनके उद्गम, मतलब कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, इसके बारे में कोई सच नहीं कह सकता है। फिर भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लंबी लंबी दूरी में कल्चरल कॉन्टैक्ट थे। मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स, जो हमारे आम भोजन है, जैसे आलू, सोया, ग्राउंडनट, मैज़े, टोमेटो, चिलीज़, स्वीट पोटैटो,
ये हमारे पूर्वज कभी नहीं जानते थे, लगभग 500 साल पहले, 5 ago। ये खाने यूरोप और एशिया में केवल तभी आ पाए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अचानक से महाद्वीप को डिस्कवर किया और जिसे बाद में अमेरिका नाम दिया गया। यहाँ पर हम अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन तीनों पार्ट्स में को जोड़ करके अमेरिका कह रहे हैं। वास्तव में कई हमारे जो कॉमन फूड्स हैं वो अमेरिका के ही निवासियों से आए हैं, जो अमेरिका से हमारे यहाँ आए थे, अमेरिकन इंडियंस जिन्हें कहते हैं। कई बार नई नई फसलें जो हैं वो जीवन और मृत्यु का भी अंतर कर देती हैं। एक उदाहरण देखते हैं। यूरोप के जो गरीब थे, चूँकि उन्हें आलू सस्ते पड़ रहे थे तो वो आलूओं को ज़्यादा खाते थे, और आयरलैंड के जो गरीब से गरीब लोग थे वो भी आलू पर निर्भर हो गए थे। इतनी बुरी तरह निर्भर हो गए थे कि जब एक बार आलू की फसलों का अकाल पड़ा 1840 के बीच में, तो लाखों लोग जो हैं वो भूख की वजह से मर गए, स्टारवेशन की वजह से। तो अभी तो हमने ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन में सब्जियों का कैसे आदान प्रदान हुआ, सिल्क रूट के माध्यम से कैसे चीज़ें इधर से उधर गईं। अब हमारा अगला टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट यानी विजय, जीत, डिसीज़ यानी बीमारी, और ट्रेड यानी कि व्यापार। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में shrank greatly in 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America। जो ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड है ये और सिकुड़ गया जब 16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने एक समुद्री रास्ता निकाल लिया एशिया तक जाने का, और वेस्टर्न ओशियन को क्रॉस करके ये लोग अमेरिका पहुंच गए। शताब्दियों पहले इंडियन ओशियन को एक अच्छे व्यापार के रूप में, व्यापार के रास्ते के रूप में जाना जाता था, जिसमें सामान, लोग, ज्ञान, रीति रिवाज, ये सब पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें वह एक केंद्र था इन बहाव का, और एक मुख्य बिंदु था इस नेटवर्क का, जाल का, व्यापार के जाल का। जैसे स्टेशन होते हैं, ट्रेन सब वहीं रुकती हैं, इसी तरीके से वहीं से आती हैं वहीं जाती हैं, इसी तरीके से भारत एक केंद्र बिंदु था। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस, जब यूरोपीय आए तो इससे इन बहावों में और तेज़ी मिली, और इनमें से कुछ बहाव सीधा यूरोप की तरफ मुड़ गए। बिफोर इट्स डिस्कवरी, यानी इसके खोज से पहले अमेरिका जो है वो बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग था लाखों सालों से। जब 16वीं शताब्दी में इसकी बड़ी ज़मीन पर और अथाह फसलें थीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स थे, तो इससे इनका व्यापार फलने फूलने लगा। जब इसकी खोज हो गई, यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है प्रोग्रेस होने लगी, प्रॉस्पेरिटी आने लगी। कीमती धातुएं, मुख्य रूप से चांदी, इनकी खदानें थीं जो कि पेरू और मैक्सिको में थीं। इससे यूरोप की संपदा बढ़ गई और इसने व्यापार किया एशिया के साथ में, और कहानियाँ फैलाई गई 17वीं सेंचुरी में यूरोप में। साउथ अमेरिका की फैबल्ड बेथ, मतलब साउथ अमेरिका में अथाह संपत्ति है, ऐसी बातें फैलाई गईं। आपने सुना होगा एल डोरेडो के बारे में, जिसे फैबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं, यानी सोने से जड़ा हुआ शहर, सोने का शहर एल डोरेडो, ऐसी कहानी बनाई गई। द पुर्तगीज and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by mid-16th century। यानी पुर्तगाली और स्पेनिश की लड़ाई हुई अमेरिका में कब्जा करने के लिए मिड-16th सेंचुरी में, और यूरोपियन जो हैं वो उनकी जीत न केवल सुपीरियर फायर पावर का परिणाम थी, वास्तव में अधिकतर जो ताकतवर हथियार था स्पेनिश के विजेताओं का, वो कोई मिलिट्री वेपन नहीं था। ये वो कीटाणु थे, वो जम्स थे स्मॉल पॉक्स के, जो उनके व्यक्ति लाए थे। और चूँकि अमेरिका पहले दुनिया से अलग थलग था, तो वो स्मॉल पॉक्स के बारे में कुछ जानता नहीं था, इनके निवासी जानते नहीं थे, तो उनको उसका एंटीडोट नहीं मिल पाया। ये इनके लिए घातक बीमारी साबित हुई,
और एक बार जब ये फैली पूरे कॉन्टिनेंट में तो कोई भी यूरोपियन वहाँ गया नहीं। इसने फिर यूरोपियन नहीं गए तो उन्होंने उन्हें एंटीडोट नहीं दिया, तो इससे कई ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पर स्मॉल पॉक्स से डेथ हो गई। इससे ये लोग बिना युद्ध लड़े, बिना कोई मिलिट्री का औजार यूज किए उन लोगों से जीत गए। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड। अगर ये कीटाणु, जैसे हम बात करें कि कीटाणु का उपयोग क्यों किया, तो कीटाणु का उपयोग इसलिए किया कि गन्स का तो ये है कि गन्स अगर हम वहाँ लेकर के जाएंगे तो हो सकता है कोई हमसे गन्स छीन करके हम ही को मार दे, लेकिन अगर हम कीटाणु दे रहे हैं तो उसे तो उसकी दवा पता नहीं है, एंटीडोट या वैक्सीन क्या होती है। लेकिन अगर हमें पता है तो हमें अगर वो वापस भी कीटाणु दे देता है तो उसके पास तो रहेंगे तो उससे उसको हानि होगी, और हम उसका एंटीडोट ले लेंगे तो हमें कीटाणु का कोई असर नहीं होगा और उसकी एटलीस्ट डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका यूज हुआ। और 19वीं सेंचुरी तक गरीबी, भुखमरी ये यूरोप में आम बात हो गई। शहर जो थे वो भीड़ भाड़ भरे हो गए, घातक बीमारियां फैलने लगी, धार्मिक विद्रोह आम बात हो गई। और डिसेंटर मतलब होता है जब कोई किसी धर्म को ना माने, नफ़रत करे थोड़ा सा, तो धार्मिक नफ़रत करने वाले लोग जो है उनको सज़ा मिलने लगी। हज़ारों जो थे वो यूरोप से भाग गए अमेरिका के लिए। और 18वीं सेंचुरी तक जो बागान में गुलाम काम करते थे अफ्रीका में, वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स, उनसे शक्कर और कॉटन उगवाई जाने लगी यूरोपियन मार्केट्स के लिए। जब तक कि 18वीं शताब्दी तक सब कुछ ठीक नहीं हो गया। चाइना और भारत दोनों संसार के सबसे अमीर देशों में से एक थे, और जो एशिया का मुख्य व्यापार था उसमें सबसे बड़े हिस्सेदार भी थे। लेकिन 15वीं सेंचुरी से चाइना जो है उसको देशों से संपर्क रखने के लिए मना कर दिया गया और आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। चाइना का किरदार और उसका महत्व तो अमेरिका की तुलना में विश्व व्यापार में कम होने लगा, और यूरोप जो है वो अब विश्व व्यापार का केंद्र बनने लगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको लगभग 3 से 4 पेज पढ़ाए हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगले वीडियो में आपको टॉपिक 2 पढ़ाऊँगा मैं। थैंक यू। जो भी क्वेश्चंस पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज हो। दैट्स इट।